अच्छा, अब केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? It has to be checked whether revaluation of asset is at the start of the year or at the end of the year. ये देखना पड़ेगा हमें कि एसेट की रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर। क्यों देखनी पड़ेगी? फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेशन। डेप्रिशिएटिंग एसेट है ना, डेप्रिसिएशन भी तो लगेगी इसके ऊपर। तो रीवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है, साल के आखिर में हो रही है, ये हमें देखना। जैसे केस नंबर 3, कॉस्ट ऑफ एसेट 50,000, PFD 20,000, revalued at 65,000 at the start of the year. Depreciation 10% straight line method, ये बात है। अच्छा, अब इधर देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रिवैल्यूएशन कब हो रही है, साल के शुरू में या आखिर में? ये इंपॉर्टेंट है। कब हो रही है? स्टार्ट में हो रही है। इसका मतलब साल शुरू हुआ, साल शुरू होते ही एसेट क्या हुआ? रिवैल्यू हो गया। डेप्रिसिएशन तो बाद में लगेगी ना, साल शुरू होते ही रिवैल्यू हो गई। तो अब क्या करेंगे हम? वही वाली बात देखेंगे। डेप्रिशिएटिंग एसेट है ना, हम क्या करेंगे? इसकी नेट बुक वैल्यू निकालेंगे पहले। तो कॉस्ट कितनी थी? PFD कितनी है? माइनस करें, नेट बुक वैल्यू कितनी है? कितने में रिवैल्यू हुआ? 65। तो नंबर 1, नेट बुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा? तो ये क्या है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। नंबर 2, क्या कॉस्ट से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा? कॉस्ट से ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा? तो PFD क्या करनी है आपने? डबल एंट्री बनाते हैं पहले। कितना कॉस्ट से ऊपर जा रहे हो उतने से कॉस्ट बढ़ाएंगे ना। कितना जा रहा है कॉस्ट से ऊपर? कॉस्ट से 15,000 ऊपर जा रहा है तो कॉस्ट डेबिट 15,000 और सारी PFD खत्म कर देते हैं। कितनी PFD है? और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कितनी है? कॉस्ट डेबिट 15,000, PFD डेबिट 20,000 और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 35,000। अब ध्यान से बात सुने, देखें। इस डबल एंट्री के बाद, यानी कि जो कि कब बनी डबल एंट्री? साल के स्टार्ट में। इस डबल एंट्री के बाद क्या पोजीशन हो गई आपकी? कॉस्ट कितनी थी? पुरानी कॉस्ट कितने से बढ़ी? कितनी हो गई? PFD कितनी थी? कितने पे आ गया?
65,000 पे आ गया। ये पोजीशन एसेट की जिसको हम लिख सकते हैं आफ्टर रीवैल्यूएशन बिफोर डेप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन के फौरन बाद है ये, लेकिन डेप्रिसिएशन से पहले है। अब डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर, क्योंकि साल के शुरू में रीवैल्यू हो गया था, तो डेप्रिसिएशन नई अमाउंट पे लगेगी। Asset was revalued at the start of the year. Depreciation percentage is applied at new value. क्योंकि इस साल के शुरू में रीवैल्यू हुआ है, साल के शुरू में ही नई वाली वैल्यू आ गई इसकी, तो नई वाली वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगी। मतलब आप डेप्रिसिएशन कितनी थी, 10% थी ना एसएलएम, तो कॉस्ट कितनी एसेट की अब 65,000 हो चुकी है कॉस्ट इसकी रीवैल्यूएशन के बाद। देखें इस पे लगाएंगे 10%, तो कितनी डेप्रिसिएशन निकल आई 6,000। डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में एनसीए से। तो हुआ क्या, पहले साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई स्टेप 1, स्टेप 2 डेप्रिसिएशन निकली, इनकम स्टेटमेंट वगैरह में गई, और स्टेप 3 अब बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अब पोजीशन आफ्टर रीवैल्यूएशन एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन ये जाएगी एसओएफपी में। तो एसओएफपी में एसेट कैसे लगेगा, एनसीए की कॉस्ट कितनी हो गई थी 65, पीएफडी खत्म हो गई थी, लेकिन इस साल 6,500 की डेप्रिसिएशन उसके बाद लगी, रीवैल्यूएशन के बाद इस साल 6,500 की डेप्रिसिएशन लगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 6,000, और डेप्रिसिएशन के बाद एसेट कितने का बचा है 58,500 ना। इस तरह लिखा जाएगा ये बैलेंस शीट। ये जब सवाल में आएंगी चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्वेश्चन में आएंगी तो टफ है। हाँ केस 2 वाला जो है वो ऐसे कैसे आएगा, बता दिया था। अब आए केस नंबर 4 पे। अच्छा ये सेम वही केस है, बस डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन जो है ना, रीवैल्यूएशन वो साल के आखिर में होगी, स्टार्ट में नहीं होगी, आखिर में होगी। तो कॉस्ट ऑफ एसेट 50,000, पीएफडी 20,000, revalue to 65,000 at the end of the year. Depreciation same at 10% SLM। लेकिन रिवैल्यूएशन कब हो रही है, साल के
तो अब मेरी बात सुनो, रीवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन इज calculated first at old amount of asset. डेप्रिसिएशन एसेट के पुरानी अमाउंट पे लगेगा. आफ्टर डेप्रिसिएशन adjustment in financial statements, asset is then revalued. पहले डेप्रिसिएशन लगेगी, डेप्रिसिएशन लगने के बाद नई वैल्यू आएगी, मतलब डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू आएगी और फिर रीवैल्यूएशन. नई नेटबुक वैल्यू निकालेंगे फिर क्योंकि रीवैल्यूएशन हो रही है साल के आखिर में और उससे पहले डेप्रिसिएशन लग जाएगी. तो देखिए अब क्या होगा, कॉस्ट देखिए एसेट की कितनी है 50, पीएफडी कितनी है 20, जा कितने पर आए, लेकिन कब जा रहा है, आखिर में जा रहा है. डेप्रिसिएशन उससे पहले लगेगी बाद में, पहले लगेगी. तो जब डेप्रिसिएशन पहले लगेगी तो एसेट पहले कितने का था 50 का, उस पर लगेगी. भाई आप खुद सोचे ना, डेप्रिसिएशन कब लग रही है, पहले लग रही है, तो पहले वाली वैल्यू पे लगेगी. और एसेट की पहले वाली वैल्यू क्या है 50. तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. 50,000 इंटू 10%, कितनी आई डेप्रिसिएशन, तो ये एक्सपेंस में जाएगी और एनसीए से. तो अब हम लिखते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन एनसीए की पोजीशन क्या है, कॉस्ट वही है, कितनी है कॉस्ट, पीएफडी एसेट की कितनी है 20 थी, 5 की डेप्रिसिएशन लग गई, कितनी हो गई 25, माइनस करें नेट बुक वैल्यू कितनी है. अब रीवैल्यू हो रहा है, कितने पे जा रहा है, अब 65,000 पे जाता. क्योंकि साल के आखिर में रीवैल्यूएशन है, पहले डेप्रिसिएशन लगी, डेप्रिसिएशन माइनस हुई, नई वैल्यू निकली एसेट की, अब रीवैल्यूएशन होगा. रीवैल्यूएशन वही काम करेंगे. क्या नेटबुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है एसेट, तो ये कौन सी रीवैल्यूएशन है, अपवर्ड रीवैल्यूएशन. क्या कॉस्ट से ऊपर जा रहा है, कॉस्ट बढ़ेगी और पीएफडी 0 होगी. अब इसकी डबल एंट्री बनाते हैं. तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट से कितना ऊपर जा रहा है, तो एंट्री बनेगी कॉस्ट डेबिट 15,000, कॉस्ट डेबिट, पीएफडी डेबिट. कितनी पीएफडी है, टोटल पीएफडी उड़ाई जाती है. पीएफडी टोटल कितनी हो चुकी है इस साल की डेप्रिसिएशन मिलाकर, 25 डेबिट हो. और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा अब आप एसओएफपी में क्या लिखोगे, एसओएफपी तो आफ्टर डेप्रिसिएशन बनेगी और आफ्टर रीवैल्यूएशन बनेगी. अब क्या आएगा देखें, कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट कितनी थी 50, कितने से बढ़ गई 15 से, कितनी हो गई 65. एसेट की पीएफडी सबसे पहले कितनी थी 20, कितने से बढ़ी थी डेप्रिसिएशन लगने के बाद 25 हो गई थी. और अभी हमने क्या करा, पूरा 25 डेबिट कर दिया, क्या हो गई, नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, आधी डेप्रिसिएशन पुरानी वैल्यू पे, आधे साल की, फिर रिवैल्यूएशन, और बाकी आधे साल की डेप्रिसिएशन नई वाली वैल्यू पे रिवैल्यूएशन के बाद.
वो एसओएफपी में कैसे रिकॉर्ड होगा हुआ ये एसओएफपी बैलेंस शीट में एसेट ऐसे लिखे थे